नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कृषि दर्शन में किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कोरोना के संकट को देखते हुए लॉकडाउन जो है वो हमारे देश में फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो अगर बात की जाए हमारे किसानों की, तो लगातार खेतों में काम हो रहा है। कोशिश ये की गई कि जो किसान हैं वो बिल्कुल भी इससे प्रभावित ना हो और ख़ासतौर से खेती किसानी क्षेत्र को देखा जाए, कृषि क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई, हम कह सकते हैं सरकार द्वारा कई सुविधाएं जो हैं वो किसानों को प्रदान की गई हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ख़ास तौर से हरियाणा है, पंजाब है, ये और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ के कृषि कार्यों में लगे हुए जो मज़दूर थे या कृषक के मज़दूर हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे अभी जिस तरह से पलायन कर रहे हैं या अपने राज्यों में जा रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा पंजाब में एक आने वाले जो अभी खरीफ की बुआई है, खरीफ के जो सीज़न है, उसके लिए एक संकट की स्थिति बनी हुई है। और इसी संकट से कैसे निपटा जाए, इसके लिए दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयासरत है। और इसी से संबंधित बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं। मुख्य रूप से अभी जो खरीफ में लगाने का सीज़न है, धान है। धान की बुआई अधिकतर किसान नर्सरी में करते हैं, पौध लगाते हैं, उसके बाद उसको स्थानांतरण करते हैं मुख्य फसल में, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। लेबर जो दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, पंजाब में थे, कहीं भी थे, ये लोग अपने अपने जो जन्म स्थल थे, नेटिव प्लेस थे, वहाँ पे चले गए हैं। तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह इस जो धान की रोपाई है, अगर लेबर नहीं है तो वो कैसे करेंगे। हमारे नॉलेज में आया, हमारे वैज्ञानिक ने, हम लोगों ने मिलके इसको प्रयास किया कि बहुत सी विधि, वैज्ञानिक विधि निकली हुई है, पूषा ने भी निकाला हुआ है कि धान की सीधी बुआई कैसे की जा सकती है। इसमें डेपोक है, DSR विधि है, लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली में समय काफ़ी कम है, मशीनें आ नहीं सकती हैं, न मशीनें उतनी उपलब्ध हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली के किसानों को सीधी धान की बुआई कैसे की जाए, इस पे हम लोगों ने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज बनाए हैं, तकनीकी बनाए हैं और हम लोग किसानों को दे रहे हैं। आज से हम लोगों ने एक अभियान चलाने का प्रयास किया है कि जितने धान बुआई के गांव हैं, जैसे गालीपुर है, मनिकपुर है, सारकपुर और भी गांव हैं, वहाँ पे किसानों को जाके समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सीधी बुआई से धान का किसानों के लागत में और उत्पादन में जो मुनाफा है, मुनाफा उनका कहीं अधिक है और किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा, जो भी मशीन निकला हुआ है। हालांकि दिल्ली के पास मशीन नहीं है, दिल्ली किसानों के पास, ये लोग हरियाणा से व्यवस्था करेंगे और अच्छा करेंगे। आज हम लोगों ने गालीपुर में एक मीटिंग किया था इसी अभियान के तहत, सभी किसानों को बताया था, जिसमें 25 से 30 किसान थे, कि बीज की बुआई कैसे करें, मृदा परीक्षण करें, धान कब लगाएं, किस प्रजाति का लगावें, अगर खरपतवार आता है तो उसको कैसे रोकने का प्रयास करें। तो लोगों ने काफ़ी इसका प्रयास किया और 2-4 एकड़ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाने जा रहे हैं, ताकि किसान मोटिवेट होकर, परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थिति के अनुकूल लोगों को ढलना पड़ता है, उसी ढलने के कारण की भी तकनीक है। हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र बहुत दिनों से इसकी परिचर्चा कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन आज किसान को समझ में आए कि नहीं, मैकेनाइजेशन धान का किया जाना चाहिए, बुआई किया जाना चाहिए। तो किसान इसके लिए तैयार हैं और हम लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तो रहा सारे सवाल हरियाणा और पंजाब के किसानों की। अब यहाँ से जो लेबरर्स हैं, अपने जैसे बताया कि अपने राज्यों में चले गए हैं, तो वहाँ पर एक सरप्लस स्थिति बन गया है। वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे और उसके बाद इतने लोग वहाँ पर और चले गए हैं, तो वहाँ पर जो एक समस्या अलग टाइप से क्रिएट हो गया है, उसको किस रूप में देखते हैं? जी, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और ये मानव का जो श्रम है उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उनको आमदनी भी होता रहे, वो जीवन यापन भी कर सकें और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। एक्चुअल में ये बहुत विकट समस्या है कि आज तक जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, कुशल श्रमिक थे और कुशल श्रमिक थे, विभिन्न फैक्ट्रियों में, एग्रीकल्चर फैक्ट्री में किसानों के यहाँ काम भी करते थे, वहाँ चले गए हैं। तो एक समस्या तो आएगी, लेकिन निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा लोकल परिस्थितियों के अनुसार से। जो मजदूरी का लोग बोलते थे, आजकल मजदूरों का किसान काफ़ी हायर जा रहा है, मैकेनाइजेशन किया जाए। तो इस परिस्थितियों में मैकेनाइजेशन करने की परिस्थितियाँ काफ़ी
अनुकूल होगी एग्रीकल्चर में। लेकिन यस, जो आपकी परेशानी है, जो फार्मर फैमिली है, जो किसान फैमिली में, उसमें ये परेशानी आएगी, तो उसको भी धीरे धीरे सरकार के माध्यम से, और सरकार ने इस समय उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काफ़ी पैकेज प्रैक्टिसेस अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं, वित्त मंत्रालय ने किए हैं, तो उसका निश्चित ही उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और जो लोकल अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन जो कुशल और कुशल श्रमिक हैं, उनको अच्छा से अच्छा सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपए की। जी। आप उसको किस रूप में देखते हैं, कितना इससे किसानों को फायदा होने वाला है? जी, इसका निश्चित ही फर्क पड़ेगा, और डायरेक्टली विभिन्न स्कीम के तहत आपको बताऊंगा कि जो कोविड-19 है, इसमें लगभग 2 महीना तक पूरा भारत बंद है, डिफरेंट लॉकडाउन में। आज हम लॉकडाउन 4 में हैं, लेकिन कृषि के लिए लॉकडाउन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि परेशानियां हुई है, भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, राज्य सरकार ने भी किया है कि जो किसानों के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उनको जो संसाधन चाहिए, जो भी एक्टिविटी चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो भी देने का प्रयास किया। उसके रीज़न है, अगर किसान ने उत्पादन किया है तो हम चाहे किसी भी अधिकारी लेवल पे, वो खाने पीने के लिए उनको सब मिल रहा है। अन्यथा अगर किसान के लिए रिस्ट्रिक्शन होता तो हम सभी को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। तो भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया है, निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। उनको उन्होंने ये भी दिया है कि एफपीओ कैसे बना सकते हैं, अपने संसाधन कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उत्पादन बढ़ा सकते हैं विभिन्न वैरायटीज़ का। लेकिन यस, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन में मैकेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। निश्चित ही हमारे भारतीय किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, और भारत के कृषि का उत्थान होगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में, और आगे इनका भविष्य भी अच्छा रहेगा। 2022 नज़दीक अब है, आने वाला है, और प्रधानमंत्री का भी सपना है कि किसानों की आय डबल हो। तो ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ के पैकेज है, ये क्या 2022 तक किसानों की आय डबल करने में कुछ सहूलियत पहुंचाएगा? जी, निश्चित ही ये जो पैकेज है, जो भारत सरकार की जो मंशा है कि 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दूनी की जाए। आमदनी दूना करने में निश्चित ही जो आर्थिक पैकेज है भारत सरकार ने अभी घोषणा किया पिछले वीक में, निश्चित ही उसके लिए सार्थक रहेगा। और उसको हालांकि जो कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार ने प्रकाश किया, अगर वो 80% अचीव कर रहे थे तो इस पैकेज के माध्यम से 100% कर सकते हैं। एक चीज़ और, आमदनी बढ़ाने के लिए या तो हम अपनी इनकम बढ़ा लें, या जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर लें, कम कर लें। तो कम करने में जो मैकेनाइजेशन वाला, उससे पहले कुछ लोग बोलते थे कि लेबर से काफ़ी खर्चा बढ़ रहा है, उसको कैसे मैकेनाइज किया जाए। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में इन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला है, और निश्चित ही इसका इफेक्ट पड़ेगा भारतीय इकोनॉमिक पे। और आपको बताऊंगा कि भारतीय इकोनॉमी जो अभी सर्वे आ रहा है कि जो जीडीपी का है, जीडीपी 4% से कम होने वाला नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अदर सेक्टर में भले ही डिटोरिएट हो, बिकॉज भारत सरकार ने जो परियोजनाएं चलाई हैं, जो लॉकडाउन में किसानों को सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, उसका निश्चित ही हमारे भारतीय इकोनॉमी में कृषि का क्षेत्र का निश्चित ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो भारत के 2022 में जो इनकम की बात है किसानों का, निश्चित ही उसका 100% सफल इफेक्ट आएगा। भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, वहाँ में एक ही मात्र कृषि विज्ञान केंद्र है, और उसका आप हेड हैं जी। इसके नाते आप भारत के और भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्या वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्रों को सुझाव देना चाहते हैं जिससे किसानों के ऊपर जो जिस तरह से स्थितियाँ बन रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सके? जी, आज के तारीख में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पूरे भारत में 717 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत वो मॉनिटर होते हैं, और डीडीजी उसके हेड होते हैं। दिन प्रतिदिन सर्कुलर आ रहे हैं कि किसानों के किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनके पास जाइए, मोबाइल ऐप का यूज कीजिए, आईसीटी एप्लीकेशन का यूज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको बताने का। सभी कृषि विज्ञान केंद्र इन परिस्थितियों में भी अपने जान को सुरक्षित रखते हुए, किसानों को सुरक्षित रखते हुए, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, चाहे मास्क लगाना, उसको करके काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे रेडियो टीवी पे। तो इस तरह से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे स्टाफ हैं, किसानों के विकास का, ताकि उत्पादन का कहीं इफेक्ट ना हो, किसानों का कहीं नुकसान ना हो। दिन प्रतिदिन 24/7 में हमारे जो भारत के जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, किसानों के कृषि के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद आपको भी साहब।
तो जाना आपने कितना ज़रूरी है सावधानी को अपनाना, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। जैसा कि आपको विदित है कि अभी जो वर्तमान में देश में नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसमें सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो कार्य है उसमें करने के लिए ढील दी है। फिर भी जो वर्तमान परिदृश्य है, जो दिल्ली के आसपास के राज्य है और दिल्ली में जो खेती जो ज़मीन है जहाँ पे धान की खेती होती है खासकर, और कुछ क्षेत्रों में सब्जियों की खेती होती है, इस अवस्था में सबसे ज़रूरी है कि हमें एग्रीकल्चर इनपुट्स के अलावा जो महत्वपूर्ण है वह है फार्म लेबर का, जो कृषि लेबर है, मजदूर है, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। जो कि इस परिदृश्य में जो हमारा लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है, इसमें जो कृषक मजदूरों का जो पलायन दिनों पर दिन जारी है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा क्योंकि बिना कृषक मजदूर के हमारा कोई भी कृषि कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में किसान क्या करें, इन सारी चीज़ों पे हम आज गालीपुर गांव में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किए, जिसमें हम इस विषम परिस्थिति में कम से कम मजदूरों के साथ, जैसा कि हम लोगों ने सर्वे के आधार पर ये पाया है कि 75 से 80% तक मजदूर है जो है आज की स्थिति में यहाँ से दिल्ली से बिहार और यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी जो मजदूर थे वो पलायन कर चुके हैं। उस स्थिति में किसान भाई क्या करें, इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है, जिसमें हम कम से कम मजदूरों के साथ और अधिक से अधिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके हम कृषि को कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा तरीके से अपना सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। जिसमें जैसा कि आपको धान के बारे में, जो कि कम से डायरेक्ट सीडेड DSR जो तकनीकी है उसके माध्यम से, जो बिना मतलब उसमें मशीन के द्वारा सीधे, जैसे हमें धान की रुपाई में मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बिना मजदूर के हम मशीनों के माध्यम से सीधे धान की बुआई करते हैं, तो इसमें हमें लेबर की कम ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे फसल हैं, जैसे हमारा सब्जियों का है, सब्जियों में हम वीडिंग की मशीन ऐसी इजाद की गई है जो कि स्वचालित मशीनों के द्वारा ही हम उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करना, स्प्रेयर का ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का इस्तेमाल करना, ऐसी संभावनाओं को हमें किसानों के साथ इस चर्चा के दौरान हमने साझेदारी की कि हमें कम से कम मजदूरों को ध्यान में रखकर हम अधिक से अधिक उत्पादन इस परिस्थिति में कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्य को करते हुए हमें बेहद ज़रूरी है सावधानी रखना, क्योंकि एक आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसको भी बना कर रखना है। साथ ही साथ हम जो भी यंत्र है, मशीन है, या जो भी हम एग्रीकल्चर का इनपुट इस्तेमाल करने के पश्चात हम हाथों को अच्छी तरह से धुलाई करें और सैनिटाइज़र का बराबर इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हुए खेती में अच्छा काम कर सकें और कम से कम मजदूरों की अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्रों का प्रयोग करके हम अपने कृषि को सुचारू रूप से जारी रख सकें।
किसान भाई इस धान की खेती करने के लिए डायरेक्ट सीडी राइस से जो धान की सीधी बुवाई है उसमें जो प्रजातियों का जो सिलेक्शन करेंगे उसमें पूसा 1509, पूसा सुगंध 5, इस तरह की वैरायटी हैं, उनका सिलेक्शन करें जो वैरायटी कम समय में पक जाती हैं और एकदम उपज देती हैं। सबसे पहले आता है कि इसमें तक खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले एक गहरी जुताई करें, उसके बाद 3-4 जुताई जो हैरो या कल्टीवेटर से करें और खेत को समतल कर लें। खेत को जब समतल कर लेंगे तो उसमें जो बुवाई है उसमें समान रूप से जो है अंकुरण होगा बीज का और अधिकतम स्वस्थ पौधे होंगे उसमें। और उसके बाद उसमें किस प्रकार का खरपतवार प्रबंधन करें, तो खरपतवार प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या है इसमें, किस तरह से करें किसान भाई। तो उसके लिए है कि बुवाई के 1 से 3 दिन बाद पेंडामेथिलीन का स्प्रे करें। इस स्प्रे से जो खरपतवार जो उगने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जब खरपतवार 20 से 25 दिन बाद फिर दिखाई दें खेत में तो फिर उसमें उसके बाद जो है नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करें और उसका जो है 25 से 25 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सक्रिय तत्व का स्प्रे करें। इससे खरपतवार को सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सकता है। और उसमें एक समस्या आती है, जो पौधे पीले पड़ जाते हैं और जो बुवाई के बाद में, और उसकी समस्या जो है वो मुख्य रूप से आयरन की कमी के द्वारा होती है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए 0.5% फेरस सल्फेट का स्प्रे करें। मैं राम कुमार, गांव गालियापुर, एक प्रगतिशील किसान हूं। आज से करीब 2 महीने पहले कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा यहाँ उजुआ में स्थापित है, तो उनके इंचार्ज डॉक्टर पीके गुप्ता जी के पास में गए और हमने जो आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। मेन हमारी समस्या जो थी वो ये थी कि जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है देश में, तो सारे के सारे जो श्रमिक हैं वो अपने गांव चले गए हैं। काफ़ी दुखी होकर के वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी उनकी, जहाँ रोज़गार छोड़ कर के जाना पड़े तो दुख तो होता ही है। लेकिन इस महामारी ने सबको इधर उधर कर दिया है और काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। तो इसके बारे में हमारी बातचीत डॉक्टर गुप्ता जी से ये हुई थी कि हम क्या करें इस बारे में, किस तरह से, क्योंकि बगैर श्रमिक के तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। जैसे धान की जो अभी रोपाई है वो सिर पे है और बगैर श्रमिक के ये काम पूरा हो नहीं सकता। घर के आदमी कितने लगाएंगे, उनको आदत भी नहीं है, उनके लिए तो बड़ी मोटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुप्ता जी ने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आज इसी विषय के ऊपर गोष्ठी थी हमारे गांव के अंदर और कृषि विज्ञान केंद्र से कई डॉक्टर हमारे पास में आए। उन्होंने, जैसे डॉक्टर राकेश कुमार हैं, वो काफ़ी पुराने हैं हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में, काफ़ी लोगों को जानते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि पौध तैयार करके हम रोपाई करें, ये ज़रूरी है। तो लेकिन अब हालात के मुताबिक बुआई से ही काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने पूरे के पूरे तरीके हमें बताए, किस तरह से बीज को ट्रीट करना है, कैसे ज़मीन तैयार करनी है, कैसे बुआई करनी है, कितना बीज डालना है और फसल उगने के बाद में क्या क्या उसमें प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या दवाई है, कब कब कितनी मात्रा में, सारा का सारा बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। हमें थोड़ी सी अब उम्मीद बंधी है कि इस बुरी हालत में भी शायद हम खेती कर पाएंगे और देश की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश है, मैं गाँव गालिमपुर निवासी हूँ, दिल्ली से। और कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ के डॉक्टर साहब हमारे पास आते रहते हैं, कोरोना के बारे में भी समझाते हैं और किसान खेती के बारे में भी, धान लगाना और दवाइयों के बारे में भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और ये सीधी बुआई के बारे में बताया है, मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए हमारे को सीधी बुआई के बारे में बताया, जो मशीनों से बुआई होगी, आने वाले टाइम में हमारे को भी समस्या ना हो, अच्छी तरह समझाया हमारे को। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कोरोना के संकट जो बना हुआ है, इससे निपटने के लिए सावधानी अपनाना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।